मार्क्स नहीं आ रहे हैं और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम बिना टाइमर के सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। सबमिट करने के बाद भी जब हम मॉक टेस्ट को दोबारा सॉल्व करने लगते हैं तब तो सॉल्व हो जाता है, बट जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उस समय पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। पर्पज़ ये है कि क्लैरिटी आपको देना ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है इम्प्रूव हो सके। देखो, यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, आप लोगों ने तैयारी अच्छे से करी हुई है और अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चल रहा हूँ मैं। उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चंस अभी आते नहीं है, टाइप्स अभी क्लियर नहीं है, फिर तो होगा नहीं, फिर तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले फियर ऑफ टाइमर। जो टाइमर का डर होता है ना, वो वन ऑफ द मेन रीजंस होता है कि हम एग्जाम में एनजाइटी से एकदम से परेशान होते हैं, एंजाइटी होती है, एंशियस फील करते हैं और क्वेश्चन को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, या हमें ऐसे लगने लगता है कि यार इस पर तो हम बहुत टाइम लगा रहे हैं, आई थिंक वी शुड स्किप द क्वेश्चन। देखो, मॉक टेस्ट में ढंग से रिस्पॉन्स आने में 7-8 मॉक टेस्ट लग जाते हैं, जेन्यूनली बताऊं तो। शुरू शुरू के मॉक टेस्ट में सब बच्चे हड़बड़ाते हैं, गलती करते हैं और ये टाइमर का डर रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 7-8 मॉक टेस्ट दे चुके होते हो, ये टाइमर का डर दूर हो जाता है। दूर कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। हर 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में टाइमर नहीं देखना, ये आदत ठीक करनी है सबसे पहले आपने। अपनी आदत है ना, हर 30 सेकंड के बाद एक नज़र जाती है टाइमर की तरफ, टॉप राइट कॉर्नर में बार बार ध्यान जाता है कि यार ये तो निकल गया टाइम, अरे ये टाइम इतना चल रहा है, टाइम इतना चल रहा है। जब हमारे हाथ से रेत फिसलती हुई देखते हैं ना हम, तो हमको बड़ी डर लगने लगता है, एंजाइटी फील होने लगती है। तो उस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि आप एटलीस्ट 2 मिनट की विंडो रखो, 2 मिनट के गैप के बाद एटलीस्ट देखो। मीनवाइल उन 2 मिनटों में ऐसा थोड़ी है कि हमने खाली बैठे रहना है, हमने लगे रहना है, बैक टू बैक स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। मान लो आप स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपने एक सर्टेन पोजीशन, एक लोकेशन पे पहुंचना है और आपको पता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, फिक्स टाइम है, तो आप क्या करोगे? आप क्या थोड़ी थोड़ी देर में टाइम देखते रहते हो कि अरे अब इतने मिनट रह गए, अब इतने मिनट रह गए? नहीं, यू ऑलवेज ट्राई टू एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ा के, सेफ्टी से स्पीड बढ़ा के कोशिश करते हो बस जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन पे पहुंचा जाए। पर हम जब टाइमर मॉक टेस्ट में होते हैं तब हमारी पता नहीं क्यों आदत बन जाती है कि बार बार हम टाइमर को देखें। वो आदत जैसे बनी है वैसे हमें ही छुड़ानी है। शुरू शुरू में कोशिश करो 1 मिनट बाद देखने की, कि हर 1 मिनट बाद में देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा, एटलीस्ट 1-1.5 मिनट बाद मेरा ध्यान जाना चाहिए। धीरे धीरे इसको 2-2.5 मिनट पे लेके जाओ, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम होगी, एफिशिएंसी बेटर होगी। ज़्यादातर बच्चे एंशियस फील करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एंग्जाइटी उन्हें परेशान करती है क्योंकि वो टाइमर से परेशान है। दूसरा दूसरा पॉइंट है, वो है हैबिट ऑफ मॉक टेस्ट। कई बच्चों ने सिर्फ 2-3 मॉक टेस्ट लगाए हैं और अभी से वो जज करने लगे हैं कि अरे सर हो ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं सर, नंबर ही नहीं आ रहे हैं सर, नंबर नहीं आते तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता सर। मॉक टेस्ट इज लाइक अ ब्लड टेस्ट, बहुत बार मैंने बताया। ये आपके वाइटल्स चेक करने के लिए, जैसे आप टेस्ट कराते हो ना कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका KFT LFT, किडनी कैसे काम कर रही है, लीवर कैसे काम कर रही है, वैसे ही मॉक टेस्ट होते हैं जो बेसिकली आपके प्रिपरेशन की स्टेटस को बताते हैं कि आपने पेपर में क्या, आपका स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ की स्पीड अच्छी है, किस चीज़ की स्पीड और अच्छी करनी है। तो इसको ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाया करो डेटा को कि मेरे नंबर कम आए, नंबर ज़्यादा आए, आएंगे। 10-11 मॉक टेस्ट तक तो कुछ किसी का कोई फायदा नुकसान नहीं होता, 10-11 मॉक टेस्ट के बाद शुरू होता है फायदा नुकसान होना। ठीक है, तो शुरू शुरू में तो नंबर सबके कम आते हैं, तुम कोई अलग विचित्र केस नहीं हो। तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट दो तो एक तो काम माइंडसेट के साथ दो, और वो एक वे ऑफ टेस्टिंग है कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे है या नहीं है और आपको और क्या इम्प्रोवाइज करना है। मॉक टेस्ट जो वॉर आप लड़ने वाले हो एग्जामिनेशन हॉल में जाके, उसकी अभी तैयारी है कि अभी तैयारी कर रहे हैं हम उस चीज़ की। तो इसको देख के अगर आप हर मोमेंट पे जज करके परेशान होते रहोगे, जी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, अच्छे नहीं आए, किसके आगे वैलिडेट करना है भाई, किसको दिखाने हैं? तुम ही देख रहे हो ना, तो तुम देख रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर ली तुमने, इंप्रूवमेंट्स चेक कर लो, सबसे इंप्रूव करते जाओ, देख लो भैया उसमें लिखा आता है कि हर एक क्वेश्चन पे कितना कितना टाइम दिया, चेक करो ना कि ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, कम टाइम तो नहीं दिया, कितना टाइम दिया, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर दी मैंने। ये आपको, अब बच्चे कहते हैं सर सिली मिस्टेक कैसे ठीक करूंगा? अगर तो थोड़ा सा फोकस्ड वे में सॉल्व करोगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। हम जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ाते हैं, दिमाग तेज चलना अलग बात होती है, हड़बड़ाते हुए हाथ तेज चलाना अलग बात होती है, हमें इसमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहली चीज़ होती है कि
कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूंगा आपके साथ, और फिर मैं आपको इसके साथ जुड़ती और चीज़ें भी आप सभी के सामने बनाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि एसबीआई पीओ के पेपर में प्री में कैसे हमने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। तो एसबीआई पीओ प्री का जो मॉक टेस्ट होता है, जैसे आप ओपन करोगे 30 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन वन लाइनर्स के होंगे। वन लाइनर्स में वो सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने ज़्यादा पोर्शन रॉन्ग नंबर सीरीज का डाला है तो वो मत करना, आप छोड़ देना, ठीक है। और पूरा पेपर जब आप एक फटाफट से जब आप पूरे पेपर को देख रहे होते हो, वन लाइनर्स ढूंढ रहे होते हो, मीनवाइल आपके दिमाग में सब जगह फिक्स हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो मेन गोल होता है, ये तो चेरी ऑन द केक है कि आपको मिल जाए वन लाइनर अच्छे तो अच्छी बात है, बट एसबीआई पीओ प्री में ज़्यादा डिपेंडेंसी होती नहीं है वन लाइनर्स पे। आ जाए तो अच्छी बात है, अगर दो चार आसान क्वेश्चन आया तो कर लिया, वो करोगे, सबके लिए एक जैसा है। मेन गेम होता है डीआई और अर्थमेटिक का। अब डीआई और अर्थमेटिक में क्या होता है कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि हमें मॉक टेस्ट के दौरान इस चीज़ को चेक करना है कि मैं पहले डीआई और फिर अर्थमेटिक की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे कैसे नंबर आ रहे हैं, और पहले अर्थमेटिक और फिर डीआई की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे कैसे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि व्हेन एसबीआई पीओ प्री इज कंसर्न्ड, डीआई पे एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, सो देर इज अ चांस कि कैलकुलेटिव डीआई आ जाएगी, ठीक है। सो बेटर टू स्टार्ट विद अर्थमेटिक इज नॉट अ प्रॉब्लम, और स्टार्टिंग विद डीआई इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। मैं अभी भी डीआई की तरफ हूँ, ठीक है। पर्सनल लेवल पर मैं डीआई की तरफ हूँ क्योंकि मेरी डीआई बहुत स्ट्रॉग है, अर्थमेटिक भी बहुत स्ट्रॉग है, बट डीआई में क्या है, एक बार कॉन्टेक्स्ट सारा निकल जाता है तो पांचों क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं फटाफट। तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कई बच्चों के लिए डीआई उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो डीआई में इतना सब कुछ देख के घबरा जाते हैं, वो अर्थमेटिक में ज़्यादा खुद को स्ट्रांग मानते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं वो हर एक। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अर्थमेटिक पहले करते हैं, डीआई बाद में करते हैं, 22-23 नंबर ले रहे हैं अभी इस समय एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट में। और उल्टा भी है कि इतना ही नंबर ऐसे बच्चे भी ले रहे हैं जो पहले डीआई और बाद में अर्थमेटिक करते हैं। तो फाइंड योर पार, और वो अभी टाइम है मॉक टेस्ट दे देकर फाइंड आउट करना, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करना, बेसिकली अपनी ताकत पहचानना, ठीक है। तो चलो दोनों की बात करते हैं। अगर डीआई पहले कर रहे हो अर्थमेटिक बाद में, तो क्या करना है, तो आपके पेपर में 3 डीआई आएंगी। 3 डीआई में से फिगर आउट करो कि यार ये वाली डीआई तो बहुत अजीब लग रही है, ऐसी मैंने करी भी नहीं है, लेंदी भी लग रही है, कैलकुलेटिव भी लग रही है, क्वेश्चंस भी बड़े बड़े लग रहे हैं, छोड़ रहा हूँ मैं। जो आसान वाली 2 डीआई लग रही हैं, ये दोनों आसान लग रही हैं, इसमें शुरू करता हूँ मैं। शुरू करी डीआई, एक आधा क्वेश्चन कोई भारी लगा तो छोड़ दिया। दूसरी डीआई में भी अगर एक आधा क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी लगा, कैलकुलेटिव लगा, तो छोड़ दिया। 2 डीआई 8 क्वेश्चन कर लिए हमने। नाउ वी विल जंप टू अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक के लगभग 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 11 से 12। अगर 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए तो 5 वन लाइनर्स आ रहे होंगे, और 12 क्वेश्चंस अगर अर्थमेटिक के आते हैं 3 वन लाइनर्स आ रहे होंगे। अर्थमेटिक और वन लाइनर्स को आपस में सेटल कर देता है, ठीक है। अब जब आप इसके बाद अर्थमेटिक पे जंप करोगे तो अर्थमेटिक में आपने जो वो क्वेश्चन करना है, देखो आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो अर्थमेटिक के, या 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन बड़े ही सीधे क्वेश्चन होंगे, जो रेगुलर क्वेश्चन आपने अभी तक द मैथ्स ज़ीरो में पढ़े हैं और जो प्रैक्टिस किए हैं, देखे हुए सवाल, प्रैक्टिस में बार बार सामने आए सवाल, जिनको आप पढ़ते ही कर सकोगे। पर उनके बीच में एक दो चीजें ध्यान रखना। समटाइम्स वी सी कि क्वेश्चन इजी और कन्वेंशनल लग रहा है, बट उसके अंदर नंबर्स बड़े भारी यूज हुए होते हैं, तो वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मेक श्योर व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, जब आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन खुलता है कि मुझे इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करना है, उस समय पे मेक श्योर कीजिएगा कि जज कर लें कि इतने कैलकुलेटिव नंबर्स के साथ मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा। इसकी तैयारी है मॉक टेस्ट देना। तो ये देख के घबराना नहीं है मॉक टेस्ट में कि यार मेरे तो नंबर सिर्फ 18 आए क्वांट में, मेरे तो ओवरऑल 50 अटेम्प्ट हुए हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ये देखना है कि मैंने ये मॉक टेस्ट देखी, 4 चीज़ें डिस्कवर की हैं जो मैं अगले में गलती नहीं करूँगा। देखो मैंने कितना अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्वेश्चन सच में लेंदी था। सो मॉक टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, नॉट लाइक कि जिसको देख के हम घबराते रहें। मॉक टेस्ट में तो सीखना है हमने हर पॉइंट पे। और इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो चलो एसबीआई पीओ प्री की बात हो रही है, तो अर्थमेटिक के आपने जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो कर लिए 6-7। उसके बाद जो शुरू से लेकर आखिर तक के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपने निपटा लिए। फिर जो क्वेश्चंस आपको लग रहे थे कि यार ये मैंने छोड़ दिया, अभी मेरे पास टाइम पड़ा है, मेरे पास 4 मिनट पड़े हैं, 4 मिनट में ऑब्वियसली मैं नहीं टच करने वाला कोई डीआई जाके। एक डीआई जो पड़ी है 4 मिनट में थोड़ी ना हो जाएगी, अगर शुरू में लेंथी लगी थी तो। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल हिट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम बचे हुए क्वेश्चन को उड़ाएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक के, उनमें देखेंगे जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट मैं फटाफट कैलकुलेट करके कर सकता हूँ इसको, तो मैं उनको कर लूँगा। या फिर ये सब करने के साथ साथ मान लो अर्थमेटिक निचोड़ लिए तुमने, अब तुम्हारे बस का और नहीं रह गया अर्थमेटिक में कुछ, तो फिर तुम वो कर सकते हो जो डीआई में एक एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे जो थोड़ा लेंदी लग रहा था, वो भी कर सकते हो। सो
एटलीस्ट अर्थमेटिक डीआई में से जो 25 नंबर की अर्थमेटिक डीआई आ रही है, कोशिश करो उसमें से 20 निकाल लो, ठीक है, सॉरी 17-18 निकाल लो, एक डीआई तो तुम ड्रॉप कर रहे हो ना, तो 17-18 नंबर वहां से कोशिश करो निकाल लो, ठीक है। बाकी आपके वन लाइनर से थोड़े बहुत निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 20 से ऊपर जाना होता है, बेसिक सा रूल है एसबीआई पीओ प्री में क्वांट का, 20 से ऊपर निकलना है। 20 से ऊपर निकल गए, यू आर इन द सेफ जोन। अब उसके बाद तुम जितना और बेटर करोगे, प्रोबेबिलिटी और बेहतर होती जाएगी क्वालिफाई करने की, ठीक है। बच्चे 23-24 तक, 25 तक भी जा रहे हैं, किसी किसी मॉक टेस्ट में 25 देख रहा हूं मैं, ज्यादातर सबके 25 नहीं आ रहे फ्रीक्वेंटली। यूजुअली जो अच्छे बच्चे हैं उनके 22-23 देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या स्कोर रह रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ लेट्स जंप टू आईबीपीएस पीओ प्री। 35 सवाल आने हैं, नंबर 30 ही मिलेंगे, कोई बात नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे क्वेश्चन में मार्क्स का। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स है, इसमें 10 क्वेश्चन फिक्स हैं तुम्हारे वन लाइनर्स के। समटाइम्स इट बिकम 7, समटाइम्स इट बिकम 11, तो 8-10 के आसपास क्वेश्चन मान के चलो, 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे वन लाइनर्स के आएंगे, 3 डीआई आएगी, 10 अर्थमेटिक आएंगे। इसकी डीआई में उतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल पेपर, काफ़ी प्रेडिक्टेबल पेपर रहा है 4 सालों में वो। और इसके अंदर तुम बड़े सेफली ओ डी ए अप्रोच लगा सकते हो, वन लाइनर डी आई अर्थमेटिक, क्योंकि इसकी डी आई कन्वेंशनल आती है, एक वेरिएबल वाली आ जाती है, वो हल्के वेरिएबल वाली होती है, देखते आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा किया जाता है कि 10 वन लाइनर्स में से 8 निपटा लो, 10 के 10 निपटते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। मान लो 8 वहाँ से कर लिए, 10 नंबर आपने डी से निकाल लिए, 18, और उसके बाद लगभग कोशिश करो कि अर्थमेटिक से भी 8-9 नंबर निकाल लो, ठीक है। और इफेक्टिवली टाइम बचता है तो थोड़ा और पुश कर लो। इसमें हमारी कोशिश होती है कि 25 से ऊपर तो जाना ही जाना है, और 30 टच कराए तो फिर क्या कहने, ठीक है। पर 25 से ऊपर क्रॉस करो, 25 इज द लाइन जिसको मैं चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे क्रॉस करो, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस हल्के हैं, वन लाइनर्स ज्यादा है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली इफ यू वांट टू स्विफ्ट द स्ट्रेटेजी, आपको चाहिए कि मुझे सर पहले वन लाइनर करके फिर अर्थमेटिक करके फिर डीआई करनी है, दैट्स योर कॉल, क्योंकि यू हैव द टाइम, तो यू कैन गिव 4-5 मॉक टेस्ट विद दिस स्ट्रेटेजी एंड देन कंपेयर इट विद द अदर वन। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है ताकत किस तरफ है, आपकी स्ट्रेंथ किस तरफ है। तो दैट्स योर कॉल, टोटली योर कॉल, ठीक है। तो ऐसे जा सकते हैं, आपका अर्थमेटिक काफ़ी उसमें अच्छा होगा, तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और शुरू शुरू में घबराहट होगी भी सही। पेपर में हम यहाँ पे आप ना थोड़ा सा क्लैरिटी रखा करो, आपकी तैयारी में आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी होती तो सबमिट करने के बाद भी सॉल्व ना कर पाते। कुछ और चीज़ है जो रोक रही है मॉक टेस्ट में परफॉर्म करने से, वो है टाइमर का डर, वो है एक एंग्जाइटी, वो है एफिशिएंसी का ड्रॉप हो जाना। अभी तो ये मॉक टेस्ट है, बट आफ्टर सम टाइम जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, वहाँ पे भी एंग्जाइटी होती है, जब इतने सारे लोग आसपास होते हैं, कान में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कई बार सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि देर इज़ नो प्रॉब्लम इन गिविंग द मॉक टेस्ट इन द नॉइजी एरियाज। मतलब मान लो फैमिली बैठी है, सारे लोग बैठे हैं, बस उनको बोल दो कि मुझे मत बुलाना, आपस में बातें करते रहो, ठीक है, एंड आई एम गिविंग द मॉक टेस्ट। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के साथ भी मॉक टेस्ट देने की आदत बना लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल फ्रेंडली हो जाओगे आप। कभी कभार, नॉट लाइक एवरी टाइम, बट इफ़ यू फील लाइक कि टुडे इट इज़ पॉसिबल, वहाँ पे साइड में टेबल पे बैठ के मॉक टेस्ट दे देता हूँ, बस आई विल से टू द माई फैम, आई विल से कि मुझे मत बुलाना, आप लोग बातों में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मत बुलाना, तो उनके साथ बैठ के मॉक टेस्ट दोगे तो वो एक अलग तरह की तैयारी में खुद को आप रेडी कर लोगे, ठीक है। दीजिए, अच्छे से सीखिए, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि 2 सोर्सेज होने चाहिए आपके पास मॉक टेस्ट की। हमने ऑफिसर लैब भी लॉन्च कर दिया, अगर आप वो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं।